Hi, hello, and welcome, friends. Welcome to this session. Myself, Prashant Gupta, welcoming you all. इस सेशन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों आपके ऑप्टिक्स का कोर्स। ऑप्टिक्स का ये आपका लेक्चर 1 होगा। अगर मैं एसएससी आईएमडी के सिलेबस की बात करूं तो इस सिलेबस को हम 3 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। पहला जो पार्ट आपको ये दिख रहा है, दिस वी ऑल से दैट इज अ पार्ट ऑफ रे ऑप्टिक्स। द रिमेनिंग पार्ट, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, वी कैन से इट इज द पार्ट ऑफ वेव ऑप्टिक्स। ठीक है। और ये उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, जैसे रमन इफेक्ट, रिले स्कैटरिंग हालांकि आपका थोड़ा बहुत डिफ्रैक्शन के उसमें ही आ जाएगा, पर ठीक है। डोमिनेशन ऑफ वेवलेंथ एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो 3 पार्ट्स की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आज हम करने वाले हैं स्टार्ट रे ऑप्टिक्स। तो इसमें आपके टॉपिक आगे पीछे थोड़े हो सकते हैं, पर हम लोग सीरीज से चलने वाले हैं, क्योंकि अगर आप एक्चुअल सिलेबस देखोगे तो एक्चुअल सिलेबस में ये सारी चीज़ें नीचे लिखी हुई थी, कुछ चीज़ें ऊपर लिखी हुई थी, पर सही डिस्ट्रीब्यूशन ये होना चाहिए कि रे ऑप्टिक्स पहले पढ़ाई जाए, फिर वेव ऑप्टिक्स पढ़ाई जाए, फिर उसके अलावा जो बची हुई चीज़ें वो पढ़ाई जाए। नॉर्मल आप किसी भी बुक में कहीं भी आप देखोगे, नॉर्मल ये कल्चर जो है फॉलो करा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रे ऑप्टिक्स की, और पहला टॉपिक है नेचर एंड प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, नेचर एंड प्रोपोगेशन। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें रे ऑप्टिक्स, तो जनरल डिस्कशन करते हैं। ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, जहां आप बात करते हो लाइट की, है ना भाई। ब्रांच, या चाहो तो इसका आगे तुम डेफिनेशन लिखते हो, ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी डिस्कस लाइट। तो बात स्टार्ट होती है, लाइट क्या है? हाँ भाई, लाइट क्या है? सोचो जरा, क्या लगता है? सर, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी थ्रू विच वी कैन सी थिंग्स। एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हमको चीजें दिखाई देती हैं। अगर लाइट ऑफ हो जाए तो हमें चीजें नहीं दिखाई देंगी। सो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी थिंग्स। अब लेट्स सपोज इसी में से, इसी सेंटेंस में से एक एमसीक्यू बना सकता हूं मैं कि विच ऑफ द व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लाइट? इट इज अ मोमेंटम, इट इज एनर्जी, इट इज डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी आगे से इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बात क्लियर है? तो इस तरह से आप बातें समझ सकते हो कि बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे को पता रहेगा। क्वेश्चन कुछ भी बने, मेरे को कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, मुझे टॉपिक समझ आना चाहिए। ठीक है, अब लाइट में भी बात कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स की, है ना भाई। ऑप्टिक्स के 2 पार्ट बोले, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। इसका मतलब क्या है कि लाइट दो तरह का डुअल नेचर देती है। लाइट हैज अ डुअल नेचर। एक आपके पास है पार्टिकल नेचर, और दूसरा आपके पास है वेव नेचर। जब वेव नेचर की बात करोगे तो हम बोलेंगे कि सर पार्ट द लाइट इज बीन ट्रीटेड एज वेव। जब पार्टिकल नेचर की बात करेंगे तो बात करेंगे लाइट इज ट्रीटेड एज लाइट। सिंपल सी बात है, मतलब लाइट इज ट्रीटेड एज पार्टिकल। पार्टिकल नेचर की जब भी आप बात करते हो तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये दोनों पार्टिकल नेचर में आता है। और आपका इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन, ये सारा आपका वेव नेचर में आता है। यहाँ तक की बात मेरे हिसाब से क्लियर हो जानी चाहिए। अगर मैं इन जनरल बात करूँ तो स्पीड ऑफ लाइट, लाइट किस स्पीड से मूव करती है, तो वो हमें पता है सबको, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से मूव करती है लाइट। ठीक है, या अगर मैं एक्चुअल वैल्यू तो 2.9979 होती है, पर इन जनरल 3 × 10⁸ लिख देते हैं। ज़्यादा ईजी है याद करना और ज़्यादा अच्छा है समझना। ठीक है, जो पाथ लाइट ट्रेवल करती है उसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट। द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। ठीक है, रे ऑफ लाइट क्या है? लेट सपोज एक लाइट है, हमने बोला लाइट इस तरह से मूव कर रही है, तो ये जो पाथ है, इस पाथ को बोलते हैं रे ऑफ लाइट। सिंपल सी बात है। और जब तक रे ऑप्टिक्स की बात करें, इसका मतलब क्या, हम इसी पाथ की बात करेंगे हर जगह। ठीक है, अब ऐसे ही रे का अगर आपके पास बंडल होता है तो इसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। ठीक है, बंडल ऑफ
rays are called beam of light। ठीक है, अकेली है, रे है, साथ में ग्रुप है, अगर a group of rays या फिर कह सकते हैं a lot of rays rise together are called bundle। ठीक है, are called beam of light। इस बंडल को आप बोलते हो beam of light। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे स्टार्टिंग में जो बात करी किसने, लाइट की तो बात करी थी न्यूटन ने। ठीक है, सबसे स्टार्टिंग में जो थ्योरीज दी, हाँ यहाँ भी वही न्यूटन है, पुराने वाले। ठीक है, वही न्यूटन है। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करे थे, उससे स्टार्ट हुआ था लाइट की कहानी। मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व करा था, उन्होंने इसका कॉन्ट्रीब्यूशन था न्यूटन का इसमें काफी। जो सबसे पहली चीज लाइट के बारे में हम समझते हैं, वो हम समझते हैं रिफ्लेक्शन। तो हेडिंग डाल दो रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन के आते आते आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या है, एक मीडियम से जब एक लाइट ट्रेवल करना चालू करती है और एक इंटरफेस पर टकराकर जब उसी मीडियम में वापस चली जाती है, तो इसको हम बोलते हैं कि सर दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम से आती है, एक इंटरफेस से टकराती है और टकराने के बाद वहां से वापस चली जाती है। ठीक है, जब ये हो रहा है आपका, तब हम बोलेंगे क्या हो रहा है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो एक छोटा मोटा क्वेश्चन है एमसीक्यू का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रिफ्लेक्शन, दैट रे मीडियम ऑफ द रे इज चेंज। इस तरह से समझ सकते हो ना, बट हमें यहाँ क्या रखना है कि रिफ्लेक्शन में मीडियम ऑफ द रे जो होता है वो सेम रहता है, क्योंकि वो उसी मीडियम में वापस जाएगी रिफ्लेक्शन के केस में। ठीक है, इसको बोलेंगे इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे, क्योंकि वो इंसिडेंट हुई है। इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है किसके साथ, ये जो आपको ये आपका इंटरफेस था, ये क्या था आपका इंटरफेस, एंड दिस इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज योर प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये इंसिडेंट रे आई, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। ये सब बात हमें बचपन में पता थी, इसको आई से रिप्रेजेंट कर दिया। एंड द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एंगल। यहां तक बात हमें समझ आ रही थी। जब भी रे रिफ्लेक्ट होती है तो क्या चेंज होता है, सर कुछ चेंज नहीं होता। क्या फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी सेम, वेवलेंथ सेम, स्पीड सेम, ये सारी बातें जो होती है सेम रहती है अगर आप एक ही मीडियम में चाहते हो तो। एक चीज चेंज होती है, पर क्या चेंज होती है, फेज। जब भी आपका ऑब्जेक्ट, जब भी आपकी रे एक मीडियम से टकराकर वापस जाती है तो उसमें एक फेज चेंज आता है, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आता है। ठीक है, फेज सेम नहीं रहता लाइट का, या कह सकते हैं वेव का। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड, ये तीनों चीजें सेम रहती हैं आपकी। ठीक है, तो जनरल कंसिडरेशन में क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेम फॉर रिफ्लेक्शन, तो सर फेज सेम नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी सेम होगी, वेवलेंथ सेम होगी, स्पीड सेम होगी। ठीक है, ये जनरल बात हमें समझ आ रही थी। उसके बाद हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मुझे पता है जिंदगी में दो लॉ है रिफ्लेक्शन के। सबसे पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑल आर इन सेम प्लेन। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर ये जो आपको ऊपर रिफ्लेक्शन दिखाई जा रहा है, इसका अगर मैं आपको क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाऊं, क्या दिखाऊं, क्रॉस सेक्शनल व्यू, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसा दिखाई देगा, एक सिंगल लाइन। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इंसिडेंट रे ऐसे आ रही थी और रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे को छोड़ के किसी एंगल से भाग गई। जैसे इंसिडेंट रे ऐसी आ रही थी आपकी तरफ, लेट्स सपोज ये इंसिडेंट रे आ रही थी,
तो रिफ्लेक्टेड रे ये गई आपके पास। ऐसा कभी नहीं होगा कि रिफ्लेक्टेड रे इस प्लेन को छोड़कर आगे कभी निकल जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो जब भी आप देखोगे तो ये क्रॉस सेक्शनल व्यू जो दिखेगा वो आपको ऐसा दिखेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लाइन ही दिखेगी, क्योंकि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट आई होगी और इसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड चली गई होगी। इस तरह से जब आप क्रॉस सेक्शन से देखोगे, अगर ऐसे देख रहे हो तो यहां से आके ऐसे जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसे देख रहे हो तो क्या दिखेगा, यहां से आएगी यहां जाएगी, आपको तो एक सिंगल लाइन ही दिखेगी ना, उसकी बात हो रही है। प्लेन सेम रहेंगे। और सेकंड लॉ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है सर, आई इज इक्वल टू आर। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल हमेशा सेम होते हैं किसी भी रिफ्लेक्शन के लिए। यहां तक बात समझ आई? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही दो है। इसके बाद करी जाती है कहानी बात कि किसी भी चीज की इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है ना, इमेज फॉर्मेशन। क्योंकि मिरर यूज करके आप बना क्या रहे हो सर, इमेजेस तो बना रहे हो, तो इमेज फॉर्मेशन की कंडीशन क्या है, इमेज फॉर्मेशन। इसके साथ साथ साइन कन्वेंशन की और बात कर लेते हैं, ठीक है? या रुक जाओ, साइन कन्वेंशन की बात बाद में करेंगे, जब एक बार स्फेरिकल मिरर्स लगवा देंगे उसके बाद इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं। इमेज फॉर्मेशन बेसिकली क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन के लिए जो आपको मिनिमम चीज रिक्वायर्ड है वो क्या है, दैट मिनिमम टू रेज must start from object and after रिफ्लेक्शन के बात करी जाए, या फिर आगे जाके जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तब भी सेम चीज वैलिड है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन दे मस्ट intersect each other or pretend to be intersecting to a observer। अब इसका मतलब क्या है, इसकी हम बात करते हैं, ठीक है? या तो इंटरसेक्ट एक्चुअल में करें या फिर इंटरसेक्ट होते हुए दिखाई दे, इनमें से कोई एक चीज हो जाएगी तो हम बोलेंगे इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे उसी पॉइंट पर इमेज फॉर्मेशन हो गई होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेन मिरर की, उसके बाद स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे। सबसे पहली चीज जो हमारे पास क्या है वो है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जरा इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? प्लेन मिरर में बेसिकली होता क्या है सर, एक सिंपल सा मिरर रहेगा, मिरर के सामने जो भी आपके घर में मिरर्स होते हैं वो क्या होता है सर, सारे सारे के सारे प्लेन मिरर्स ही होते हैं ना। एक मिरर रहेगा, इसके पीछे आपने कोई क्या कर रखी होगी, कोटिंग कर रखी होगी। उस कोटिंग की वजह से होता क्या है सर, उस कोटिंग की वजह से जो भी लाइट इस पर पड़ती है वो सारी की सारी क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, और रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी, इस तरफ कोई भी लाइट नहीं जाएगी। एक्चुअल में अगर मैं बोलूं तो 99% लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट होती है, थोड़ी बहुत लाइट रिफ्रैक्ट भी होती है, लेकिन उसकी हम बात नहीं करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने बोला कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, इस मिरर से डिस्टेंस डी पर ऑब्जेक्ट अगर मैंने रखा, तो आपसे पूछा क्वेश्चन ही पूछा गया है कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, इस ऑब्जेक्ट की जो आपको मिरर के सामने रखा गया है इमेज कहाँ बनेगी, ये आपसे क्वेश्चन है। सर कंडीशन क्या थी कि मिनिमम 2 नंबर ऑफ रेज शुड स्टार्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। तो एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट से दो स्टार्ट करते हैं, एक यहाँ स्टार्ट कर देते हैं और मान के चलो एक यहाँ स्टार्ट कर देते हैं। अगर ऐसा आपने स्टार्ट करी थी, सर ये क्या पढ़ रही है, एक मिरर पर पढ़ रही है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो करेंगे, तो ये आ गया आपका परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और जिस एंगल से आई थी उसी एंगल से वापस भाग जाएंगे। तो कुछ इस एंगल से लेट्स सपोज वापस भाग गया, और कुछ ये इस एंगल से, एक सेकंड मैं स्ट्रेट लाइन ही यूज कर लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये इस एंगल से ये यहाँ भाग गया, और इस एंगल से ये यहाँ भाग गया। आई और आर की वैल्यू जो है वो सेम रखी गई है, ठीक है? अब एक बात बताओ, ये रेज जो ऑब्जेक्ट से चली थी, क्या कभी भी, अब चली तो ऑब्जेक्ट से थी पर भाग गई कुछ इस तरह से, क्या ये दोनों कैसी हैं आपके पास, डाइवर्जिंग रेज हैं? क्या ये दोनों रेस कभी भी आपस में एक दूसरे को मिल सकती हैं? नहीं सर, कभी नहीं मिल सकती। लेकिन एक बात सोचो, अगर यहाँ पर कोई इंसान है जो यहाँ पर खड़े होकर ये देख रहा है, तुम्हारी आंखें तो ऐसी है ना भाई, तुम तो यहाँ से देख रहे हो ना, तो तुम्हारे लिए क्या होगा, तुम्हें तो यहाँ से दो रेज आती हुई दिख रही हैं, तो तुम्हें क्या लगेगा सर, जो ये रेज आती हुई दिख रही हैं
एक्चुअल तुम्हें थोड़ी ना पता है पीछे शीशा है, शीशा तो तुम आउटसाइड देख रहे हो ना भाई। क्या तुम्हें ऐसा लगेगा कि सर ऐसा लग रहा है मानो ये रेस कुछ इस तरह से आ रही होंगी, कुछ इस जगह से रेस इस तरह से आ रही होंगी, कैसा लगेगा कि नहीं लगेगा पहले तो ये बताओ। ऐसा लगेगा मानो ये यहां से स्टार्ट हुई हैं, ठीक है, ऐसा लगेगा मानो ये यहां से स्टार्ट होके तब आ रही हैं। तो मैंने क्या बोला, या तो ओरिजिनेट हो, या तो ओरिजिनेट होती दिखाई दे, या तो इंटरसेक्ट करे, या तो इंटरसेक्ट होती प्रतीत हो, है ना। तो मान लो यहां, अब अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो इस ऑब्जर्वर को यहां से रेज यहां से आती हुई दिखाई दे रही है, तो उसे लगेगा कि इमेज यहां बन चुकी है। और मजे की बात यह है कि ये सेम डिस्टेंस में बनती है, ये डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। मैं इसको प्रूफ कर सकता हूँ कैसे, ये साइड सेम है, ये एंगल यहाँ दोनों का सेम है, ठीक है। और ध्यान से देख तो ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर होगा, क्यों सर, अगर ये आई है तो ये आर है, आई और आर दोनों सेम होते हैं। 90 माइनस आई करूंगा तो ये एंगल है, 90 माइनस आई करूंगा तो ये एंगल है, दोनों एंगल सेम होने वाले हैं। तो दो एंगल सेम है और एक साइड बीच की सेम है, तो इनको बोलते हैं, ये दोनों एंगल जो होंगे वो जो ट्राइंगल होते हैं वो सिमिलर हो जाएंगे, और उस सिमिलर एंगल से जो ये रेशियो ऑफ ये होगा आपका ट्राइंगल होगा वो सेम होगा, और यहाँ दोनों सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे, तो ये भी वैल्यू डी ही होने वाली है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि एक प्लेन मिरर की वजह से जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, सर वो इमेज बनती है इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी बनेगी इमेज, और कैसी बनेगी, सेम साइज की बनेगी। जब अपना चेहरा देखते हो शीशे में तो सेम दिखता है ना, छोटा बड़ा थोड़ी ना दिखता है। इमेजिनरी बनेगी, सेम साइज की बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। और एक से बोलते हैं इरेक्ट मिलेगी। इरेक्ट का बेसिक सा मतलब क्या है कि सीधी दिखेगी, उल्टी नहीं दिखेगी। तो सीधी दिखेगी, इमेजिनरी दिखेगी, सेम साइज की दिखेगी, और बिहाइंड द मिरर बनने वाली है ये इमेज। इसको हमने बोला कि सर इस तरह की इमेज फॉर्मेशन होती है किसी भी प्लेन मिरर की वजह से, ठीक है। अब मेरा आपसे एक और क्वेश्चन था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि किसी मिरर की वजह से जो इमेज बनती है वो सेम डिस्टेंस पर बनती है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ा रहा हूं, और आपके लिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं कुछ इस तरह से, ध्यान से देखना। सेम मिरर है, मान के चलो कुछ इस तरह से, ठीक है। मान लो अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो वहां ना रख के मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया यहां पर, ये है मेरा ऑब्जेक्ट। पहली चीज तो ये बताएं, क्या इस अब देखो ये मिरर तो यहीं तक था, सिर्फ मिरर तो यहां खत्म हो चुका है सर, ठीक है, मिरर यहां खत्म हो चुका है, खत्म। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं एक बात बताओ कि क्या इस ऑब्जेक्ट का, ये जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है ओ, ठीक है, इसका कोई इमेज बनेगी मिरर से या नहीं बनेगी, पहले तो ये बताओ। मान के चलो ये मिरर है, और ये मैं अपनी आंखों से ऊपर रख देता हूं, ये मेरी आंखों थी, मैं आंखों से ऊपर रख देता हूं इसको, तो क्या कोई इमेज बनेगी, पहले तो ये बताओ। यस और नो में सब लोग जवाब सोच लें, क्लियर है, इमेज बनेगी। जिन लोगों ने सोचा था नहीं बनेगी वो गलत है, इमेज तो बनेगी, पर क्या मुझे दिखेगी या नहीं दिखेगी, क्वेश्चन ये अलग है। इमेज का बनना और इमेज का आपको दिखना दो अलग बातें होती हैं। अगर मैं यहां से दो दोबारा से क्या लेके चलूं, रेज लेके चलूं, तो एक रे तो ये रही, मान लेता हूं कुछ इस तरह से लेकर गया हूँ, एक दूसरी और लेके चलता हूं, मान लेता हूं कुछ इस तरह से लेकर गया हूँ। क्या दोनों रेज फिर से फॉलो करेंगी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो सर एक परपेंडिकुलर ये रहा और दूसरा परपेंडिकुलर ये रहा, दोनों परपेंडिकुलर जैसे जो आई की वैल्यू थी वही आर की वैल्यू होगी, तो ये क्या करेगी, ये वाली रे चली जाएगी कुछ इस तरह से, ठीक है, ये वाली रे कुछ इस तरह से चली जाएगी, और जो दूसरी वाली रे है वो कुछ इस तरह से चली जाएगी। बात क्लियर हो रही है, क्या तुझे दोनों रेज फिर से दूर जाती हुई दिख रही हैं, हाँ सर दूर जाती हुई तो दिख रही हैं, तो इसका मतलब ये दोबारा से पीछे की तरफ आएंगे क्या, हाँ सर पीछे की तरफ आएंगी। और इसको जब तुम पीछे लेकर आओगे कुछ इस तरह से, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से, जब तुम इसको पीछे लेकर आओगे कुछ यहाँ से और यहाँ से, तो इमेज तो बन जाएगी। तो ये जो इमेज बनेगी ये दोबारा से आप देखोगे तो कोई सिमिलर ट्राइंगल की डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस डी था तो इस डिस्टेंस डी परपेंडिकुलर टू द प्लेन के सेम डिस्टेंस पर इमेज बनती है हमेशा। कहां पर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसी सेम डिस्टेंस पर हमेशा इमेज बनती है। यहां तक बात क्लियर हुई। अच्छा,
अब एक जो कहानी मैंने बोली कि इमेज बनेगी पर आपको दिखेगी या नहीं दिखेगी, इसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। नाम सुन लो, क्या बोलते हैं? फील्ड ऑफ व्यू। इसका मतलब क्या है कि सर हमने करना क्या होता है, इसका आगे जाके एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू का, इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि लेट सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था कुछ इस तरह से, ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा। तो फील्ड ऑफ व्यू का बेसिक सा मतलब क्या होता है, एक मिरर के लिए आप जो उसकी एक्सट्रीम पॉइंट्स है ना, उसको इस मिरर से दो रेज लेकर चलो उन दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स पर। दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स पर क्या होगा सर? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। तो एक ऐसे भाग जाएगा और एक ही ऐसे भाग जाएगा, मान के चलते हैं कुछ इस तरह से भाग के। अब एक बात सोचो कि अगर कोई इंसान यहां पर खड़ा हुआ है इस पॉइंट पर, तो क्या उसे आपका इमेज दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। लेकिन अगर कोई इंसान यहाँ खड़ा हुआ है आपके जस्ट पीछे, तो क्या उसे आपकी इमेज दिखाई देती है? बिल्कुल दिखाई देती है। थोड़ा साइड से खड़ा होता है सर फिर भी इमेज दिखाई देती है, थोड़ा उधर साइड से खड़ा होगा तो भी दिखाई देती है, और आगे खड़ा होता है तो भी दिखाई देती है। इमेज दिखाई देती है ना भाई। थोड़ा नीचे हो जाएगा तो ऊपर खड़े हो जाओ, दिख जाएगी ना इमेज। यहाँ पर खड़ा होगा तो भी दिखाई देगी, यहाँ पर खड़ा होगा यहाँ भी दिखाई देगी। लेकिन जैसे ही वो इंसान आपके, इसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू, इसको क्या बोलते हैं? फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, इस पूरे को बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। जो भी आदमी एक ऑब्जेक्ट के फील्ड ऑफ व्यू से बाहर है, उसे कभी भी उस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई नहीं देती। तो इमेज दिखाई देती है तब व्हेन ऑब्जर्वर इज इन द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। व्हेन ऑब्जर्वर इज inside the field of view of the object, then only the image will be visible to observer। ठीक है, पहली बात तो ये समझ आई। दूसरी बात क्या समझ आई कि सर ये तो समझ आ गया कि कब इमेज नहीं दिखेगी, लेकिन एक बात समझो, अगर मुझे इमेज दिख रही है, इसका मतलब क्या है कि लेट सपोज मेरे पास एक है मेरे पास ऑब्जेक्ट u1 और एक है मेरे पास ऑब्जर्वर, इसको बोल देते हैं o2। अगर ऑब्जर्वर को इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई दे रही है, इसका बेसिक सा मतलब है कि इस ऑब्जर्वर की इमेज इस ऑब्जेक्ट को भी दिखाई दे रही होगी। बात समझो, दोबारा से बोल रहा हूं। आपने बोला सर कि जब तक ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट के फील्ड ऑफ व्यू में नहीं आता तब तक उसे इमेज दिखाई नहीं देती। लेकिन अगर वो आ गया फील्ड ऑफ व्यू में, किसके? ऑब्जेक्ट के, तो इसका बेसिक सा मतलब है ऑब्जेक्ट अब ऑब्जर्वर के भी फील्ड ऑफ व्यू में आ चुका है। ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी शीशे से मैं आपको देख सकूं और आप मुझे ना देख सको, पॉसिबल नहीं है। दोबारा सुनो, ऐसा कभी नहीं होगा कि ये शीशे से मैं आपको देख सकूं किसी एंगल पर और आप मुझे ना देख सको। हमेशा अगर आप दूसरे के फील्ड ऑफ व्यू में आ चुके हो तो वो दूसरा भी आपके फील्ड ऑफ व्यू में है। ये थोड़ी सी बात है समझने वाली। छोटा मोटा क्वेश्चन एमसीक्यू में अगर लेट सपोज वैसे बहुत ज्यादा कुछ डायग्राम दे दिया, बोल दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सी द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, तो उसमें से आप आराम से देख के बता सकते हो एंगल ड्रॉ करके कि कौन कौन सा आएगा कौन कौन सा नहीं आएगा। ठीक है, तो फील्ड ऑफ व्यू की इतनी सी बात है। ऑब्जेक्ट की इमेज का बनेगी, सेम डिस्टेंस में बनेगी, पीछे की तरफ बनेगी, सेम साइज की बनेगी, डायरेक्ट बनेगी प्लेन मिरर के केस में। प्लेन मिरर के बाद जो चीज कहानी शुरू होती है उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर प्लेन मिरर से थोड़े से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ये किसी ना किसी तरह से एक स्फीयर के पार्ट है। किसके पार्ट है भाई? स्फीयर के पार्ट है। अगर मेरे पास एक बड़ा सा स्फीयर हो, ठीक है, बड़ा सा स्फीयर मैंने लिया और इस स्फीयर का मान के चलो ये वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट अगर मैं क्या कर दूं, पेंट कर दूं किसी शाइनी ऑब्जेक्ट से। क्या कर दिया जी? पेंट कर दिया किसी शाइनी ऑब्जेक्ट से इस तरह से। तो सर जो भी लाइट यहां से आएगी, इस डायरेक्शन से आएगी, क्या वो यहां से टकरा के और इस तरह से कुछ वापस भाग जाएगी? यानी रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो एक तरह का मिरर तो ये बन सकता है। दूसरी तरह का मिरर क्या बन सकता है? अगर मैं इस वाले पार्ट को इसके क्या कर दूं, शाइन कर दूं, तो सर यही सेम रे अगर इस तरह से आएगी तो क्या करेगी? कुछ इस तरह से बैंड करके चली जाएगी।
तो इस तरह से दो तरह के मिरर्स की बात करी जाती है, एक होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर और एक होता है आपका कॉनकेव मिरर। यहां तक बात क्लियर हो रही है? अगर मैं बात करूं इसमें से कौन सा कॉन्वेक्स है कौन सा कॉनकेव है, तो ये वाला जो आपका मिरर होता है दिस वन, ठीक है, इस थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, रुक जाओ। ठीक है, ये जो आपका मिरर होने वाला है, एक तो ये मिरर हो गया मेरे पास, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। जो दूसरा वाला होता है उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ये बात क्लियर है कि दोनों मिरर्स किसी ना किसी स्फीयर के पार्ट हैं, है ना भाई? ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये बात क्लियर है कि सर ये जो दोनों मिरर हैं किसी ना किसी किसके स्फीयर के पार्ट हैं। तो जिस स्फीयर के ये पार्ट होते हैं उस स्फीयर की जो रेडियस होती है उसका जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं आर, जिसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। एक चीज और होती है जिसको हम बोलते हैं फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट क्या होता है सर? अच्छा, ये जो लाइन आती है जो इन दोनों, लेट्स सपोज इसका कुछ एक अपर्चर, अपर्चर क्या होगा? इसका एरिया होगा कुछ, या लेंथ होगी इस लेंस की, जो भी इस मिरर की जो भी, उसका जो मिड पॉइंट से जो स्ट्रेट लाइन जाती है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो आपकी लाइन आ रही है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जो भी लाइंस, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, जो भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करती हैं, वो क्या करेंगी? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करके एक पॉइंट को कट करके जाएंगी और उस पॉइंट को बोला जाता है फोकल पॉइंट। मान लो ये यहां से कट करके गई तो ये भी उसी सेम पॉइंट से कट करके जाएगी और इस पॉइंट को बोला जाता है फोकल पॉइंट। एफ इज योर फोकल पॉइंट। जो इस लेंस का मिड पॉइंट होता है इसको बोलते हैं पोल। तो पोल से फोकल पॉइंट तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाता है और पोल से सेंटर ऑफ द स्फीयर का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। इतनी बात समझ आ गई है? प्रिंसिपल एक्सिस समझ आ गई है हमको, अब ये बात समझ आ गई है। अब एक बात इसमें सोचो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही फॉलो करना है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कराने की एक बात मुझे समझ में आनी चाहिए कि सर किसी भी सर्कल के लिए, किसी भी स्फीयर के लिए उसका रेडियस का जो टेंजेंट होता है, उसका रेडियस का जो टेंजेंट होता है, उसका रेडियस उसके टेंजेंट पे 90 डिग्री होता है, ऐसा बोल दूं क्या? अगर मैंने किसी स्फीयर पर बनाया है एक टेंजेंट, ठीक है, लेट सपोज ये मेरे पास एक सर्कल है और इस सर्कल पर मैं बनाना चाह रहा हूं कुछ टेंजेंट सा, कुछ इस तरह से। ये मैंने सर्कल लिया, इस सर्कल पर मैंने सोचा कि एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से। बिल्कुल छूता हुआ जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ करा के, ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है, ये जो टेंजेंट होता है ये इस पॉइंट पर क्या रिप्रेजेंट करेगा? इस पॉइंट का प्लेन रिप्रेजेंट करेगा जिस पॉइंट पर ये छू रहा होगा। और एक बात और मुझे बहुत अच्छे से पता है, जो रेडियस होता है, क्या रेडियस हमेशा इस टेंजेंट पर क्या होगा? 90 डिग्री, हमेशा, ऑलवेज। ये हमेशा क्या होगा टेंजेंट पर? 90 डिग्री। इतनी बात हमको समझ में आ गई है।
अगर ऐसा समझ आ गया तो बेसिक सी बात मुझे क्या समझ आती है सर, कि जो भी पॉइंट, दोबारा से सुनो, जो भी पॉइंट रेडियस से जाएगा किसी भी पॉइंट पर, क्या दैट विल बी ट्रीटेड एज द परपेंडिकुलर ऑन दैट सरफेस। जो आप बोलते थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए क्या चाहिए, परपेंडिकुलर टू द सरफेस चाहिए ना। तो जो टेंजेंट है वो क्या है, प्लेन ऑफ परपेंडिकुलर, और सेंटर से, सी पॉइंट से, इसको सेंटर बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर से यहां तक का ये जो एंगल है सर, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसी एंगल पर क्या होगा सर, एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम होगा, तो सेम एंगल से आप इस तरह से वापस आओगे, आई से सेम एंगल आर से आप वापस आओगे, ये होगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसलिए आप एक बात आगे जाके देखते हो कि जो रिलेशन होता है सी और आर के बीच में, वो जो आता है ना कि दैट रिलेशन इज हाफ, का जो रिलेशन आता है मेरे पास, वो इसी वजह से आता है क्योंकि आई और आर दोनों बराबर है, और ये काट रहा है बिल्कुल सेंटर पे, है ना भाई, आई और आर बराबर है, इससे एक रिलेशन आता था। आप इसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हो दैट फोकल लेंथ विल बी इक्वल्स टू द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिलहाल हमने ये मिरर के लिए बताया है, पर लेंस के लिए भी ये चीज बिल्कुल वैलिड है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेंस के लिए भी ये चीज बिल्कुल वैलिड है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद एक चीज की हम बात करें, इसको बोलते हैं मिरर इक्वेशन। अच्छा, मिरर इक्वेशन बताने से पहले हमें बताना पड़ेगा साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। साइन कन्वेंशन बेसिकली बताता है क्या है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, इमेज को कहाँ रखें, फोकल लेंथ को कहाँ रखें, इस सब की बात करता है, ठीक है। तो लेट सपोज मेरे पास यहाँ पर एक कोई मिरर है, इसके अंदर कोई सा भी मिरर होगा, मैंने बताया नहीं है कि स्फेरिकल मिरर है या लेंस है, जो भी है, साइन कन्वेंशन लेंस के लिए और मिरर के लिए दोनों के लिए समान है, इसमें कोई भेदभाव है नहीं। मिरर का मिड पॉइंट या लेंस का मिड पॉइंट जो भी होगा उसको क्या बोलेंगे सर, उसको बोलेंगे पोल, ठीक है। सारे के सारे डिस्टेंसेस हमेशा पोल से मेजर करे जाते हैं। साइन कन्वेंशन की पहली चीज है वो क्या है, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ठीक है भाई। दूसरी चीज समझ में आने वाली क्या है, कि जो भी डिस्टेंसेस लेफ्ट टू द पोल है वो नेगेटिव, और जो भी डिस्टेंसेस राइट टू द पोल है वो पॉजिटिव। मतलब ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट पर रखा गया है तो उसके जो वैल्यू यूज करी जाएगी वो नेगेटिव यूज करी जाएगी। इमेज अगर राइट पर बन जाती है तो उसकी वैल्यू जो यूज करी जाएगी वो पॉजिटिव यूज करी जाएगी। फोकल लेंथ अगर लेफ्ट पर है तो नेगेटिव है, और फोकल लेंथ अगर राइट पर है तो पॉजिटिव है। इतनी बात समझ आ रही है। तो जो भी चीजें लेफ्ट पर है वो नेगेटिव, जो भी चीजें राइट पर है वो पॉजिटिव। जो भी डिस्टेंसेस इस प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड है वो पॉजिटिव, और जो भी डिस्टेंसेस इसके नीचे की तरफ बन रहे हैं वो नेगेटिव। बस ये साइन कन्वेंशन, और कुछ खास है नहीं। इस साइन कन्वेंशन में मुझे दो चीज समझनी है, कि अगर मेरे पास है मिरर, तो अगर ध्यान से देखूं, अगर मेरे पास कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ आती है सर, फोकल लेंथ आती है ये, है ना भाई, इस तरह से फोकल लेंथ आएगी। तो क्या ये पोल के लेफ्ट साइड है, यस, तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी ये हमेशा नेगेटिव होगी फॉर कॉनकेव मिरर, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स मिरर की, तो आपके पास अगर कॉन्वेक्स मिरर है और यहां से लेट सपोज आपके पास क्या आ रहा है, एक रे आ रही है, तो वो रे सर इसका सर्कल कहाँ होगा, इसका सर्कल यहाँ पर होगा, तो इसका फोकल लेंथ होगा, इसका फोकल लेंथ यहाँ पर होगा। ये रे कुछ इस तरह से भागती है पीछे की तरफ, और उसकी वजह से आपको यहाँ से आती हुई दिखती है। सिमिलरली अगर यहाँ से भी लेकर आओगे तो यहाँ से भी भाग जाएगी और यहाँ से आती हुई दिखेगी, ठीक है। चली तो ऐसे जाएगी पर दिखेगी यहाँ से आती हुई। तो ये जो आपको फोकल लेंथ मिलता है, तो इसका फोकल लेंथ कैसा है सर, पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर। क्या बातें क्लियर है? कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव। अगर आपसे बोला जाए प्लेन मिरर की फोकल लेंथ बताओ, क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर, क्या दिक्कत आ रही है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो क्या? तो सब किसी भी प्लेन मिरर की अगर फोकल लेंथ की बात करूं तो क्या हो रहा है, सिर्फ फोकल लेंथ क्या था, कि कोई भी रे जो आती थी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो वो जिस पॉइंट पर या तो इंटरसेक्ट करे या इंटरसेक्ट करती हुई दिखे, उसको हम बोलते थे कि फोकल पॉइंट है। तो अगर मैंने दो रेज ऐसी लेकर आता हूं, अगर ये कैसी है सर, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएंगी,
क्यों? क्योंकि आई जीरो तो आर भी जीरो, तो जिस डायरेक्शन में गई उस डायरेक्शन में वापस आ गई। तो क्या कभी भी किसी पॉइंट पर कट होती दिखेंगी क्या? सर पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि सर हो सकता है कि ये पीछे जाते 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 कहीं इन्फिनिटी पे जाके कट हो जाए, तो इसकी फोकल लेंथ को लिखा जाता है इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी फोकल लेंथ लिखी जाती है किसकी? एक प्लेन मिरर की। बात क्लियर है? ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम बात करते हैं मिरर इक्वेशन की, कि मिरर इक्वेशन क्या है। मिरर इक्वेशन बेसिकली रिलेशन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में। किसके बीच का रिलेशन है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से रिप्रेजेंट करा, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ। इन तीनों के बीच का रिलेशन है जिसको हम बोलते हैं मिरर इक्वेशन। और रिलेशन क्या है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, एंड दिस इज कॉल्ड मिरर इक्वेशन। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू व्हाट? 1/f। कोई दिक्कत तो नहीं है? इसमें आपको ध्यान क्या रखना है? ऐसे साइन कन्वेंशन में एक और चीज थी जो मैंने आपको बताई नहीं, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ऑन द प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट टू द मिरर। की बात करें तो मिरर, और लेंस की बात करेंगे तो लेंस, क्योंकि साइन कन्वेंशन दोनों में सेम रहती है। तो ऑब्जेक्ट कहां से रहता है? लेफ्ट साइड में प्लेस करा जाता है। लेकिन ये जो इक्वेशन है ये विदाउट साइन कन्वेंशन है। ठीक है, विदाउट साइन कन्वेंशन। मतलब अब आपका u अगर नेगेटिव था तो u की वैल्यू नेगेटिव पुट करो, f अगर पॉजिटिव था नेगेटिव था तो f की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव ट्रीट करो, उसके करस्पॉन्डिंग जो v आएगा वो आपको बता देगा कि भाई क्या हो रहा है कहानी। सिंपल सी बात है। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/n इज कॉल्ड मिरर इक्वेशन। डायरेक्ट मिरर इक्वेशन आपसे पूछी जा सकती है और कुछ ज्यादा खास नहीं पूछेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन क्या होता है? सर जितना ज्यादा इमेज की हाइट बढ़ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट हाइट, इसको बोलते हैं हम कि सर मैग्निफिकेशन हो चुका है, और इसको लिखते हैं माइनस का v/u। मैग्निफिकेशन का यही तो मतलब होता है ना कि आपकी इमेज कितनी ज्यादा बड़ी है किससे? ऑब्जेक्ट से। तो ये सेम चीज को लिखते हैं माइनस का v/u। ये दो फॉर्मूले हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया I/O, लिख सकते हो इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, या फिर लिख सकते हो माइनस का, अरे ये क्या हुआ, या फिर लिख सकते हो माइनस का v/u। दोनों ही मैग्निफिकेशन के सही फॉर्मूले हैं। इसके बाद छोटे मोटे क्वेश्चन देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं क्या रे ऑप्टिक्स में सर मुझसे v और u देके पूछा जा सकता है कि u और f देके पूछा जा सकता है कि v कहां बनेगा? पूछा जा सकता है। लेकिन क्या कुछ स्टैंडर्ड केस मुझे पता होने चाहिए? बिल्कुल पता होना चाहिए। तो मैं स्टैंडर्ड केसेस की बात करता हूं। अगर मैं बात करूं एक कॉनकेव मिरर की, ठीक है भाई ध्यान देना, स्टैंडर्ड केसेस की डायरेक्ट बात कर रहा हूं, कुछ डेरिवेशन वेरिएशन नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट हम बात करेंगे। ठीक है, कि अगर मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है कुछ इस तरह से, मान के चलो ये मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है, इसकी कोई एक प्रिंसिपल एक्सिस रही होगी कुछ इस तरह से। ठीक है, ये मेरे पास कॉनकेव मिरर अगर था तो मेरे पास बेसिकली ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के, अरे भाई क्या सीन है, ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के बेसिकली 6 लोकेशन बनती हैं, और उन 6 लोकेशन के लिए डायरेक्ट मैं आपको बताता हूं कि इमेजेस कहां कहां बन सकती हैं। इसका कुछ एक फोकल पॉइंट रहेगा, क्या फोकल पॉइंट से डबल डिस्टेंस पर क्या इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा, और एक पॉइंट को आप बोलोगे कि इन्फिनिटी। तो बेसिकली 6 लोकेशन बनती है मेरे पास। पहली लोकेशन कहां बनती है? एट u इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, कि आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। सेकेंड लोकेशन कहां बनती है? दैट u इज लेस देन इंफिनिटी बट ग्रेटर देन c, यानी इंफिनिटी और c के बीच में कहीं है। थर्ड लोकेशन बनती है कि u इज एट c, या इसको आप r लिख सकते हो। ठीक है, c तो पॉइंट है, डिस्टेंस पोल से r होगा। फोर्थ क्या हो सकता है कि u की वैल्यू इज लेस देन r बट ग्रेटर देन फोकल पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या हो सकता है? दैट u इज एट फोकल पॉइंट,
और सिक्स्थ हो सकता है आपके पास दैट u इज लेस देन फोकल पॉइंट। ठीक है, 6 लोकेशन मिल सकती है ना। पहली लोकेशन यहाँ इन्फिनिटी पर कहीं हो, दूसरी लोकेशन इन बिटवीन हो, थर्ड लोकेशन सी पर हो, फोर्थ लोकेशन इसके बीच में, 5 फोकल पे और 6 फोकल और इसके बीच में। अगर आप इन्फिनिटी पर हो तो इसका ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगी सर? इमेज बनेगी फोकल पॉइंट पर। इमेज विल बी एट फोकल पॉइंट। और ये इमेज कैसी होगी सर? डिमिनिश्ड बनेगी, क्योंकि इन्फिनिटी से कोई अगर रे आ रही है तो क्या मिलेगी सर? वो फोकल पॉइंट पे बिल्कुल कंसंट्रेट होकर बहुत छोटा सा इमेज देगा, डिमिनिश्ड इमेज मिलेगी आपको। अब ये डिमिनिश्ड इमेज कैसी है, कैसे बताएं? पॉइंट साइज इमेज है, तो इसके बारे में इरेक्ट है, कैसी है, इसका तो कोई बात बता नहीं सकते कि किस तरह की इमेज मिली है हमको। ठीक है, बता नहीं सकते ना भाई कि कैसे मिली है, पर रियल मिलेगी ये बात फिक्स है। रियल मिलेगी, फोकल पॉइंट पे मिलेगी, डिमिनिश्ड मिलेगी। अगर आप हो यू और सी के बीच में तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी? अगर आप U और C के बीच में हो तो आपकी इमेज जो बनेगी वो बनेगी F between F and C. Image will be between focal point and center of curvature. इसके बीच में इमेज बनेगी। कैसी बनेगी सर? रियल बनेगी। पहली बात तो ये रियल बनने के साथ साथ कैसी बनेगी? आपको साइज में छोटी मिलेगी। ठीक है, इसको बोलते हैं स्मॉलर इन साइज। ठीक है, स्मॉलर इन साइज होने के साथ साथ आपको मिलेगी इन्वर्टेड, और ये भी आपकी रियल होगी। रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, स्मॉलर इन साइज होगी, एफ और सी के बीच में होगी। अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर पर ही आकर बैठ गए हो तो इमेज जो मिलती है वो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर पर मिलती है, सेम साइज की मिलती है, रियल मिलती है और इन्वर्टेड मिलती है। ठीक है भाई, इन्वर्टेड मतलब क्या? नीचे की तरफ। जैसे आपका ऑब्जेक्ट ऐसा था तो उल्टा दिखाई देगा। आपने कभी वो स्पून देखा है ना? अगर स्पून में तुम अपना चेहरा देखो तो कैसा दिखता है? उल्टा दिखाई देता है ना भाई? तो अभी तक तो आपको सारे इन्वर्टेड ही दिखा दे रहे हैं। इन्फिनिटी से सी के बीच में भी इन्वर्टेड है, सी पर भी इन्वर्टेड है, यहाँ पर हम बोल रहे हैं डिमिनिश्ड है इसलिए कह नहीं सकते, पर ये भी इन्वर्टेड ही होगा। ठीक है, अब अगर आप आ जाते हो किसके बीच में? रेडियस ऑफ कर्वेचर या सी और एफ के बीच में अगर आप आ जाते हो तो इमेज कहाँ बनेगी सर? इमेज विल बी बिटवीन इन्फिनिटी एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, कैसी मिलेगी? दोबारा सेम कहानी, अब इन्वर्टेड ही रहेगी लेकिन अब साइज बढ़ जाएगा, ग्रेटर इन साइज। ग्रेटर इन साइज, साइज जो होगा बड़ा होगा, इन्वर्टेड मिलेगी और रियल मिलेगी। ठीक है, अगर फोकस पर ही आकर बैठ गए हो तो क्या होगा? फोकस पर आकर बैठ गए तो इमेज कहाँ बनेगी सर? फोकस पर आकर बैठ गए तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। इमेज विल बी एट इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी पे बन रही है, क्या कहें कैसी बन रही है, लेकिन ये अंदाजा है कि विल बी वेरी ग्रेटर इन साइज, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी एंड वेरी ग्रेट इन साइज। वेरी ग्रेट इन साइज। अब कोई देखने तो जा नहीं रहा इन्फिनिटी पे इमेज कैसी बन रही है, पर ठीक है लिख सकते हैं ये बात। अब अगर आप U और F के बीच में आते हो, अब देखो इमेज कैसी बनेगी। इमेज जो बनेगी आपकी, अब जो इमेज आपकी बनेगी वो बनेगी रियल की जगह इमेजिनरी। इमेजिनरी इमेज बनेगी और कैसी बनेगी? इरेक्ट मिलेगी और साइज में बड़ी मिलेगी, ग्रेटर इन साइज, या कह सकते हैं मैग्नीफाइड मिलेगी। ठीक है, कैसी मिलेगी? मैग्नीफाइड, इरेक्ट और इमेजिनरी इमेज। अब इन सारी कंडीशंस को समझ के मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा। इन अ कॉनकेव मिरर एट व्हाट लोकेशन, until what location the magnification is less than 1? क्वेश्चन दोबारा से सुनो। In a convex mirror, if an object is placed at infinity and bring closer to the pole, until what location the magnification of the system is less than 1? अब सोचो आंसर क्या होगा। अगर मैं ध्यान से देखूं सर, यहाँ डिमिनिश्ड मिल रहा है यानी मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1। सर यहाँ भी साइज कम ही मिल रहा है यानी मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1। यहाँ पर साइज सेम मिल रहा है यानी मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू 1। यानी जब तक आप सी पर नहीं आते तब तक अपना मैग्निफिकेशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और इसके आगे क्या होता है सर? मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, मैग्निफिकेशन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 एंड मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। तो जैसे ही आप सी पर आते हो मैग्निफिकेशन 1 है, यानी ऑब्जेक्ट हाइट
और इमेज हाइट सेम है। अगर उससे पीछे हो तो क्या हो रहा है, डिमिनिश्ड वैल्यू, आपको स्मॉलर इन साइज वैल्यू मिल रहा है, और उससे आगे जाते हो तो क्या साइज आपका बढ़ता जाता है। ये बात क्लियर हो गई। दोबारा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, नया क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इन अ कॉनकेव लेंस, अच्छा ये सब छोड़ो, एक कैसा क्वेश्चन पूछा, लेट्स सपोज लेट्स सपोज मैं बोला कि आपको 2-4 मैंने ऑप्शन दिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वी कैन नेवर हैव अ इमेजिनरी इमेज, in which of the following cases we can never have a imaginary image, और उसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कॉनकेव मिरर। तो क्या उसे टिक कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि सर कॉनकेव मिरर में जब भी ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ से आगे रखा जाएगा तो उसकी इमेजिनरी इमेज मिलती है, बाकी सारे केसेस में नहीं है, लेकिन फोकल लेंथ से आगे रखते हैं क्या मिल जाएगी? इमेजिनरी इमेज मिल जाएगी। तो ये सब दो इसमें मेन पॉइंट है कि मैग्निफिकेशन का क्या चेंजेस आ रहे हैं। इसमें आप देखोगे कैन वी गेट इमेजिनरी इमेज आपको कहाँ मिलती है? सिर्फ यू से एफ के बीच में। इसके अलावा सारी इमेजेस कैसी थी? इन्वर्टेड थी। सिर्फ यू से, अगर यू इज लेस देन एफ है तब कहाँ है? इरेक्ट मिल जाती है। ठीक है, तो जो प्रवृत्ति या नेचर में जो चेंज हुआ वो चेंज हुआ आपके एफ फोकल लेंथ से कम। आपका अगर ऑब्जेक्ट हाइट डिस्टेंस है तब आपकी जो नेचर है वो चेंज होगी। अभी तक इमेजेस सारी रियल और इन्वर्टेड मिल रही थी, जैसे यू लेस देन एफ होगा इमेजिनरी और इरेक्ट मिल जाएगी। बात क्लियर है? इस तरह से हमको बातों को समझना है। तो ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन। इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है, इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव मिरर। डायरेक्ट तीन चीजों का मिलेगा, या तो इन्फिनिटी का मिलेगा, या तो सी का मिलेगा, या तो एफ का मिलेगा। क्योंकि इन्फिनिटी सी के बीच में आपको वैल्यू देके फिर आंसर बता सकते हो, आर और एफ के बीच में वैल्यू देके फिर आंसर बता सकते हो, और एफ से पोल के बीच में भी वैल्यू देके तब आंसर बता सकते हो। जो तीन वैल्यूज है, इन्फिनिटी पे क्या होगा, सी पर या रेडियस ऑफ कर्वेचर पे क्या होगा, और एफ पर क्या होगा, इसके डायरेक्ट रिजल्ट है। इन्फिनिटी पे तो फोकस पे बनेगा, सी पर है तो सी पे बनेगा, फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। नेचर के बारे में सारी बातें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। उसके अलावा अगर कोई भी वैल्यू होगी तो या आप मिरर फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व कर सकते हो। सर अगर मैं बात करूं कॉन केव तो हो गया, कॉन्वेक्स मिरर की अगर मैं बात करूं, कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको ध्यान हो ये बात, अगर आपने कोई पढ़ी हो, तो ऑब्जेक्ट किसी भी जगह रखा हो, इमेज हमेशा कहां मिली है? इमेज विल ऑलवेज बी बिटवीन पोल एंड फोकल पॉइंट behind the mirror, imaginary and diminished, या कह सकते हैं स्मॉलर इन साइज। ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो इमेज हमेशा ऐसी मिलेगी। क्यों ऐसी मिलेगी, इस चीज को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं, लेट सपोज मैं इसको ऐसे ही बना देता हूं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता, इसको ध्यान से देखो। सर जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, रे कहीं से भी आएगी। सर एक रे, क्या मैं बोल सकता हूँ ऑब्जेक्ट को कहीं भी लेके रखूं, क्या एक रे हमेशा पैरेलल इस तरह से जाएगी? लेट सपोज अगर ये इसका एफ है तो ये इसका सी होगा, और टुवर्ड्स फोकस इस तरह से मैं कह सकता हूं, इस तरह से वापस भाग जाएगी, कुछ इस तरह से, और मुझे इस तरह इस डायरेक्शन में आती हुई दिखेगी। और एक और चीज मुझे पता होनी चाहिए कि मिरर के केस में अगर कोई भी रे टुवर्ड्स द सेंटर जा रही है, यानी कैसे इस तरह से जा रही है, इस तरह से टुवर्ड्स द सेंटर, तो क्या उसमें कोई डिविएशन नहीं होगा? ये वही बात हो गई ना कि आपके पास एक मिरर था और मिरर पे आप परपेंडिकुलर कोई रे लेकर आते तो आई और आर दोनों सेम हो जाते थे, जीरो हो जाते थे। और मुझे क्या पता था कि जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर ही होती है। किस पर? प्लेन ऑफ कर्वेचर, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन पर। तो जो भी रे पार करेगी किससे, जो भी रे विल बी गोइंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो हमेशा क्या होगी? सर वो हमेशा उसी लाइन से वापस आ जाएगी। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, ऑब्जेक्ट को अब तू कहीं भी ले जा, कहीं भी ले जा, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी ले जा, क्या इमेज हमेशा ऐसी बनी? स्मॉलर इन साइज, इरेक्ट, या साइड से इरेक्ट और लिख लो,
स्मॉलर इन साइज, इरेक्ट, बिटवीन पोल एंड फोकस एंड इमेजिनरी। हम हर केस में कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां से आके ऐसे भाग जाएगा, ये ऐसे आके ऐसे भाग जाएगा। तो कॉन्वेक्स मिरर में एक ही केस है, इसलिए उसको ज्यादा कोई पूछने वाला कोई खास बात भी नहीं है उसमें इमेजेस हमेशा आपको इमेज मिलेगी। अगर कहीं लिखा हो कि कैन वी हैव अ रियल इमेज फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर, नो, पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, पक्की सी बात है, 100%, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चे रिफ्रैक्शन की। किसकी बात करेंगे? रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन हो चुका है आपका, हमने बात कर लिया प्लेन मिरर की, हमने बात की दोनों स्फेरिकल मिरर से, रिफ्लेक्शन हो चुका है। अगर किसी, देखो जो रिफ्लेक्शन के छोटे मोटे क्वेश्चन आएंगे ना, जैसे मान लो u और b दे दिया, फिर आपसे f पूछा गया, या u और f दे दिया फिर b पूछ लिया, उसमें बस आपको फॉर्मूला लगाना है, कुछ उसमें काम नहीं है। चाहो तो मैं एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन चाहूँ तो आपको करा देता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो। हाँ, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है विच इज बीन प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अच्छा, बहुत बार वैसे आपके लेवल पे नहीं होगा मेरे हिसाब से, लेकिन कभी कभी ऐसा कर देते हैं, वो आपको सिर्फ क्या देंगे कि मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, कॉन या कॉनकेव लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा। एक सेकंड रुकना, क्या है मेरे पास, ध्यान से देखो, कॉनकेव चल कहा है सही से, कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू, मान के चलो 30 सेंटीमीटर। फिर आपसे पूछा जाएगा, एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसी क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन है, मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ दिस सिस्टम? बता सकते हो क्या? सबने सोच लिया आंसर? आंसर क्या होगा सर? कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ कैसी होगी? नेगेटिव होगी, तो फोकल लेंथ होगी सर -15। ये बात याद होनी चाहिए। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कौन सा मिरर है सर? कॉनकेव मिरर है, तो फोकल लेंथ -15। तुमको 4 ऑप्शन दे देगा, 30 + 30 -15 + 15, कौन सा सही है? -15 सही, आगे बढ़ो, बात खत्म। यही कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स दे देता तो +15 होगा सर, पक्की सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अच्छा, u दे दिया, v दे दिया, पोल आ गया कि बताओ इमेज कहाँ बनेगा, तो क्या दिक्कत आ रही है सर? मिरर फॉर्मूला लगाओ, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v की वैल्यू क्या दिख रही है? 1/f प्लस माइनस का 1/u, कोई दिक्कत? हाँ, f की वैल्यू -15 है, बिल्कुल सही बात है, तो माइनस का 15 यहाँ लगाओ, -15 माइनस u की वैल्यू क्या? 10 सेंटीमीटर। क्या मैंने तुम्हें बताया था कि ऑब्जेक्ट विल बी ऑलवेज बी प्लेस्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द पोल, और जो भी चीजें टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द पोल होती है उनको कैसा ट्रीट किया जाता है सर? नेगेटिव ट्रीट करता है। क्या सर हमेशा ही ऑब्जेक्ट को नेगेटिव ट्रीट करा जाएगा? यस, जब तक कि वो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ना बोल दे कि ऑब्जेक्ट राइट साइड पे है, तब तक हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट पे ट्रीट किया जाएगा, और हमेशा नेगेटिव ट्रीट किया जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव सर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो v की वैल्यू क्या दिख रही है? 1/v की वैल्यू देख, सब चाहो तो यहाँ से कॉमन ले लो, जो भी तुम्हारा मन करे, 30 कॉमन आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, कॉमन नहीं एलसीएम, तो -2 और +3, तो बेसिकली क्या बचेगा सर? बचेगा 1/30। तो v की वैल्यू कितना आ गई? 30 सेंटीमीटर। आंसर, बात खत्म। क्या बहुत बड़ी बात है? क्या बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसको सॉल्व करने में? 10-15 सेकंड, 20 सेकंड से ऊपर नहीं लगेंगे। वो तो मैं समझा रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, खुद से करूँ तो 20-25 सेकंड, 30 सेकंड, मैक्सिमम 50 सेकंड में हो सकता है क्या? बस इतना। तो ऐसे कोई भी छोटे मोटे क्वेश्चन आए तो हम कर सकते हैं। स्टैंडर्ड केसेस में आपको सारे बता चुका हूँ, दोनों मिरर्स के सारे केसेस बता चुका हूँ। एक छोटी सी चीज और है जो मेरे हिसाब से मतलब बता दूं तो ठीक है, वो वाली बात है। जब भी आपके पास कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है किसी वेलोसिटी v से, और फिर आपसे पूछा जाए कि इमेज की वेलोसिटी बताओ, तो बता सकते हैं क्या? बिल्कुल बता सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मूव करता है तो इमेज भी v वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है टुवर्ड्स दी मिरर इटसेल्फ। क्योंकि एक बात देखो, मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, तो 1 सेकंड बाद ये कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। अब जहां ऑब्जेक्ट होता है सर, उसी सेम डिस्टेंस पर क्या बन जाती है? इमेज बन जाती है, तो इमेज अब यहाँ आ जाएगी।
इन दोनों का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ऑब्जेक्ट अगर राइटवर्ड मूव कर रहा है तो इमेज लेफ्टवर्ड मूव करके दोनों कहाँ आ रहे हैं, टुवर्ड्स द मिरर, प्लेन मिरर के लिए। तो हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये इक्वेशन लिखी जाती है मिरर वेलोसिटीज के केस में। ये कब है, जब ये जो मिरर है ये रेस्ट पर है। अगर ये मिरर भी मूव करने लगा तो थोड़ी सी चीजें चेंज होगी, और उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, तुम्हें ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं। अच्छा, इसमें ना कभी कभी तुम्हारी जो दिमाग की क्षमता होती है वो तुम्हें चैलेंज कर जाएगी, कि तुमको लगेगा 4 है आंसर, पर आंसर 4 नहीं निकलेगा, तो सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है। अभी बताऊंगा कैसे। सर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी को बोलते थे वी ए माइनस वी बी, ऐसे ही बोलते थे भाई। तो इसको लिख सकते हैं वी आई माइनस वी एम, और इसको सकते हैं माइनस ऑफ वी ओ माइनस वी एम। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो लिखेंगे वी आई माइनस वी एम इज इक्वल्स टू माइनस का वी ओ प्लस का वी एम। कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो वी आई क्या हो जाएगा सर, वी आई हो जाएगा, अगर मैं इमेज वेलोसिटी की बात करूं तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ वी एम माइनस वी ओ। अगर मिरर रुका हुआ है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो लिखेंगे वी आई इज इक्वल्स टू माइनस का वी ओ, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर मिरर मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तीनों वेलोसिटीज किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इमेज की वेलोसिटी भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, मिरर की वेलोसिटी भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, अगर ये तीनों वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करी जाती है तो इस तरह की बातें आप लिख सकते हो। अब इसका एक क्वेश्चन देख, मैंने बोला मेरे पास एक मिरर है, मिरर राइटवर्ड मूव करता है 2 मीटर पर सेकंड से, और ऑब्जेक्ट इसके सामने मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से ऑब्जेक्ट। तो बता इसकी जो इमेज की वेलोसिटी होगी वो क्या होगी। आंसर बता दो बच्चे, जल्दी से जल्दी से आंसर बता दो, क्या होगी भाई वेलोसिटी। मैं आंसर बताऊं, सर मुझे एक बात समझ में आ रही है, किसी एक तरह की जगह की वेलोसिटी को पॉजिटिव लेके चलना होगा, तो राइटवर्ड वेलोसिटी दोनों ही राइटवर्ड है, दोनों को पॉजिटिव लेके चलो। तो सर वी आई की जो वैल्यू होगी वो ट्वाइस ऑफ वी एम माइनस वी ओ होगी, ट्वाइस ऑफ 2 माइनस ऑफ 2, तो इससे 2 ही बची। अब जरा सोच एक बात, कि मिरर भी वही मूव कर रहा है और ऑब्जेक्ट भी वही मूव कर रहा है, तो इमेज भी उतनी ही आगे मूव कर रही होगी। ये तीनों के तीनों एक साथ आगे भाग रहे हैं, ऑब्जेक्ट भी 2 से ही, मिरर भी 2 से, तो इनके बीच में कोई रिलेटिव डिस्टेंस, रिलेटिव वेलोसिटी हुई क्या, नहीं, ये दोनों हमेशा सेम डिस्टेंस पे रहेंगे ना। हाँ, तो सर ऑब्जेक्ट इमेज भी इससे हमेशा सेम डिस्टेंस पर भी रहेगी, तो उसे 2 मीटर पर सेकंड से भागना पड़ेगा। बात समझ में आई। इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, ध्यान दे। इस बार मैंने बोला मिरर इस डायरेक्शन में भाग रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है भाई। ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में भाग रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ऑब्जेक्ट। तो बता भाई इमेज किस डायरेक्शन में भागेगी, किस वेलोसिटी से भागेगी। दोबारा दिमाग मत लगा दिमाग, सीधा फॉर्मूला लगा। सर ट्वाइस ऑफ वी एम माइनस वी ओ होता था। अब यहां ध्यान दे कि वी एम किस डायरेक्शन में, लेफ्टवर्ड, और वी ओ है राइटवर्ड। तो इसका मतलब है किसी एक को पॉजिटिव ट्रीट करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ राइटवर्ड को पॉजिटिव ट्रीट कर ले, तो ट्वाइस ऑफ माइनस का 2 लिखना चाहिए और माइनस का 2 लिखना चाहिए, तो आंसर क्या है, माइनस का 6। तो इमेज की वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में आएगी। क्या बात समझ पा रहे हो मेरी, दिमाग मत लगाना, फॉर्मूला लगाना, दैट्स इट, ठीक है। तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओगे आंसर आ जाएगा। अगर रुका हुआ तो वेलोसिटी सेम है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ना ही होनी चाहिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या करें, आगे बढ़ा जाए या एक काम करेंगे, रिफ्लेक्शन को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग रिफ्रैक्शन की बात स्टार्ट करेंगे। देखो रिफ्लेक्शन में अगर मैं बोलूं समझने वाली अच्छा बातें क्या हैं, तो 3 बातें समझने वाली। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, आई इज इक्वल टू आर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो हम सबको पता है। उसके बाद बात करी जाती है इमेज फॉर्मेशन की, तो इमेज फॉर्मेशन की जो स्टैंडर्ड केस है तीनों मैंने बता दिए, और स्टैंडर्ड केस के अलावा जिस तरह से मूवमेंट हो रही है वो भी मैंने बता दी है। उसके बाद मिरर में, प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनेगी वो भी मैंने बता दी है। प्लेन मिरर की वेलोसिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, उसके बारे में जरा सोचने की कोशिश करो। अगर मैं बोलूं, देखो इस चीज को ना तुम्हें फील करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, मैं तुम्हें सारे केसेस रटा नहीं पाऊंगा इसके, ठीक है। इसके बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। अगर तुम्हें वो 6 वैल्यूज याद है कि किस किस वैल्यू पर कहाँ कहाँ इमेज बनती थी, फिर तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली होने क्या वाला है,
क्योंकि इसके भी 4 केसेस बनते हैं, मैं चारों केसेस डिफरेंट डिफरेंट तुम्हें बताऊं, कोई मतलब नहीं है इस चीज का। मान लो जी ये तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस थी। अब एक बात सोचो, मैं क्या बोल रहा हूं कि इस प्रिंसिपल एक्सिस पर मैं मूव कर रहा हूं ऑब्जेक्ट, मैं मतलब क्या, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कहां से कहां, सी से एफ, सेंटर ऑफ रेडियस से फोकल पॉइंट मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी v नॉट से। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज के बारे में आप क्या कमेंट कर सकते हो, ये पूछा गया है कि हाउ व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ इमेज, कुछ कमेंट कर सकते हो। अब एक बात सोचो सर, अगर ऑब्जेक्ट सी पर था तो इमेज कहां बन रही थी सर, सी पर ही बन रही थी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ऊपर यानी फोकल पॉइंट पर आ जाता है तो इमेज कहां बनेगी सर, इमेज बनेगी इंफिनिटी। यानी तुमने ऑब्जेक्ट ने तो इतना सा डिस्टेंस ट्रेवल करा, इमेज ने कितना डिस्टेंस करा, फोकस सी से इंफिनिटी भाग गई, यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज इज वेरी वेरी ग्रेटर देन वीओ। क्या बात समझ पा रहे हो भाई, इस तरह से समझ सकते हो। क्लियर है ना ये बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक बात और सोच, अगर मैं तुझसे बोलूं कि ऑब्जेक्ट आया इंफिनिटी से सी तक, कहां से आया, ऑब्जेक्ट आया जी इंफिनिटी से सी तक, इंफिनिटी से आया बेचारा, इंफिनिटी से और सी तक आया ऑब्जेक्ट v डॉट स्पीड से। अब बताओ इमेज के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो सर, ऑब्जेक्ट ने तो इन्फिनिटी से लेकर सी तक बहुत बड़ा डिस्टेंस चला, इन्फिनिटी पे इमेज कहां बन रही थी सर, इन्फिनिटी पे इमेज यहाँ फोकस पे बन रही थी, और सी पर इमेज कहां बनेगी सर, सी पर इमेज सी पर ही बनेगी। यानी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या है, वेरी 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 लेस देन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट सर इन्फिनिटी से सी तक आ गया, आपके जो भाई साहब ये इमेज है ये फोकस से सी ही जा पाए बस, तो ये रिलेशन समझ आया मुझे। ठीक है, तो इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो मैं सॉल्व करने लायक होना चाहिए, सॉल्व कर लेना चाहिए मुझे। ठीक है भाई, चलो ऑन दैट नोट लेट्स एंड टुडे सेशन, नेक्स्ट सेशन हम लोग करेंगे रिफ्रैक्शन का। ठीक है, चलो ठीक है एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।